नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी जोधपुर पर। जी हाँ, मैं वीरेंद्र सोलंकी जोधपुर की इस पावन धरा से एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने। अगला टॉपिक MCQ का, ठीक है। और ये अपना जो टॉपिक है वो है जनन। पादपों में भी जनन हो जाएगा, मानव जनन तंत्र भी हो जाएगा, मतलब नर जनन और मादा जनन सब एक ही क्लास में, सुपड़ा साफ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, लगभग 45 के लगभग है, ढंग के क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी आपको थ्योरी में मैंने लिखा रखा है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपन। देखिए पहला सवाल देखो रे, ये कह रहा है शैवाल में अलैंगिक जनन की विधि। शैवाल में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन है, खंडन है, बीजाणु निर्माण या पुनरुद्भवन। तो शैवाल, जैसे कि अपन बात करें शैवाल के उदाहरण की, ठीक है, अगर अपन बात करें शैवाल के उदाहरण की तो स्पाइरोगायरा ये नाम है इसका। और इसके अंदर जो जनन होता है वो कैसा होता है? खंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है? खंडन विधि द्वारा। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। कवक में अलैंगिक जनन होता है। कवक का बोल रहा है अपने को। कवक में अलैंगिक जनन किससे होता है? बीजाणु निर्माण से होता है, बहुखंडन से होता है, मुकुलन से होता है या द्विखंडन से होता है। तो ध्यान रखना, कवक में अलैंगिक जनन जो है वो बहुखंडन के द्वारा होता है। ध्यान रखना, बहुखंडन जो संरचना होती है वो कोनोडिया की संरचना होती है। किसकी संरचना रे? कोनोडिया या कानोडिया की संरचना के द्वारा बहुखंडन होता है, ठीक है। बताया मैंने थ्योरी के अंदर ये कानोडिया। फिर क्वेश्चन तीसरा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा के अंदर, वर्टिसोला के अंदर, यीस्ट के अंदर या उपयुक्त सभी में। तो ध्यान रखना, इन सब के अंदर अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ध्यान रखना, हाइड्रा में भी, वर्टिसोला में भी, यीस्ट के अंदर भी, सबके सब में क्या होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा। फिर कायिक संवर्धन में काम में आने वाले पौधे के विभिन्न भाग कौन से? कायिक संवर्धन, लैंगिक जननी अलैंगिक की बात करें, कायिक संवर्धन। कायिक का मतलब है शरीर, काय का मतलब शरीर। तो जड़ें काम में आती है, बिल्कुल काम में आती है। जड़ों द्वारा नए पादप विकसित होते हैं। पत्ती बिल्कुल आती है, ब्रायोफिलम वगैरह। तना बिल्कुल आता है। मुकुल या कलिका, मुकुलन में जो साइड से मुकुल निकलता है उसको क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। यानी ये सब, ठीक है, सिंपल सी बात है। ध्यान रखियो, कायिक संवर्धन सदैव जो है वो बीज रहित पौधे में होता है। भाई जिसके अंदर बीज बन गया वो तो लैंगिक जनन हो गया, फिर वहां पे कायिक जनन की कहां आवश्यकता पड़ गई, ठीक है ना। तो जो जिसमें बीज नहीं बन सकता वहां क्या होता है? कायिक संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 5, पुदीने के किस भाग से कायिक संवर्धन संभव है? चूषक है, राइजोम है, बल्ब है या प्रकंद है? तो ध्यान रखना, पुदीने के किस भाग से, यानी जिस भाग से या जिस जगह से पुदीने के अंदर कायिक संवर्धन होता है उसको कहते हैं चूषक। जैसे आलू के अंदर प्रकंद या राइजोम होते हैं, आलू के अंदर, हल्दी के अंदर, ठीक है ना। अपने प्याज और लिली इनके अंदर किसका है? तेरे जो बल्ब होते हैं ना उनके द्वारा क्या होता है? कायिक जनन होता है। पुदीने में ध्यान रखना कौन है? चूषक। कौन है? चूषक। अदरक, आलू या हल्दी के किस भाग से नवपादप? तो राइजोम या प्रकंद। ध्यान रखना, आलू की क्या होती है? आंखें नहीं होती क्या? तो आलू, हल्दी, अदरक, इनके जो जहां से जॉइंट होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? प्रकंद या राइजोम कहते हैं। उनको काट के जमीन में दबा देते हैं तो वहां से नया पादप बन जाता है। भाई जैसे इस प्रकार से ये अदरक है, मान लो इस प्रकार से, यहां से एक शाखा और निकल गई ऐसे, ठीक है। तो ये जॉइंट है यहां पे इस प्रकार से, इसको ऐसे काटते हैं, ये भाग लिया, जमीन में डाला, काम खत्म। चलिए, निम्न में से किन पादपों में पत्तियों द्वारा कायिक जनन संभव है? तो ध्यान रखना, ब्रायोफिलम है, कोलेनचाई है, बिगोनिया, तीनों के तीनों है। ये तीनों नाम याद रखना। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा, ये तो आपने पढ़ा ही है। बिगोनिया ये मैंने नोट्स में लिखा, या एक और एक्स्ट्रा है कोलेनचाई। इन तीनों के द्वारा ध्यान रखना पत्तियों से कायिक जनन संभव है। किसके द्वारा रे? पत्तियों से कायिक जनन संभव है, ठीक है। फिर देखिए, भूस्तरिका द्वारा किन पादपों में कायिक जनन संभव है? ध्यान रखना, मेन तो तेरे जलीय पादप, ठीक है ना। और जलीय पादपों में सबसे ज्यादा कौन है? जलकुंभी। बताया था मैंने आपको, जलकुंभी में कायिक जनन भूस्तरिका द्वारा होता है। ऑक्सीजन पूरी की पूरी खा जाती है रे, ठीक है ना। बंगाल का इसको आतंक कहते हैं, है ना, बताया था मैंने आप लोगों को।
सुविकसित मूल तंत्र वाला पौधा कहलाता है जब इसका उपयोग कलम रोपण में, मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से, दो पादप लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। नीचे वाला जो पादप होता है उसका मूल तंत्र सुविकसित होना चाहिए, ऊपर वाला जो पादप है वो अल्प विकसित होगा तो भी चलेगा। तो ये है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? स्कंद या स्टॉक। इसको अपन क्या कहते हैं? स्कंद या स्टॉक। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सीयन। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सीयन। तो ध्यान रखना, नीचे वाला जो पादप है स्कंद या स्टॉक, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सीयन कहते हैं। पादप, जड़, तना तथा पत्ती के सुविकसित भाग को कहते हैं कर्तन, कलम, गुटी या नहीं। तो ध्यान रखना, क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। पादप, जड़, तना, इनके सुविकसित भागों को क्या कहते हैं? कर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तन। कलम अलग चीज है, गुटी अलग चीज है। गुटी का बताया था मैंने आप लोगों को कि कोई भी टहनी है, इसको छील दिया, छील के यहां पर नम मिट्टी भर दी, फिर यहां पर इसको बांध दिया, ऊपर से पानी लगातार छोड़ते रहोगे तो यहां से नया पादप बन जाएगा। इसको कहते हैं गुटी लगाना, है ना। पादप का वह भाग जिसे उत्तक संवर्धन के दौरान कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, कैलस, कर्तन, कटक या गुटी। तो ध्यान रखना, उत्तक संवर्धन के अंदर जो कोशिकाओं का नया समूह बनता है, असंगठित कोशिकाओं का समूह, उसको तो कहते हैं कैलस। और उस उत्तक को निकाल के जिस पोषक माध्यम में रखते हैं ना, ठीक है ना, तो उस उत्तक को जिसको रखते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। ध्यान रखियो, जिस उत्तक को निकाल के रखा जाता है ना, उसको कटक कहते हैं। और जो कोशिकाएं बनती है वो क्या होती है? कैलस की। पुष्प के किन भागों को जनन चक्र कहते हैं? एक तो होता है जनन चक्र, एक होता है सहायक चक्र। ये आपकी नववीं की किताब के अंदर है, इसलिए लिखा है, ध्यान रखियो। जनन चक्र है पुमंग और जयांग, सहायक चक्र है बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ध्यान रखना, जनन चक्र पुमंग और जायांग है, और सहायक चक्र जो है बाह्य दलपुंज और दलपुंज है। ठीक है। फिर 13वां देखिए, प्रत्येक परागकण से कितने नर युग्मक बनते हैं? मैंने बोला था ना, ढंग के क्वेश्चन है। कितने बनते हैं? नर युग्मक कितने बनते रहे? 2। और मादा युग्मक कितना होता है? 1 ही होता है। ध्यान रखना, मादा युग्मक कहां होता है? अंडाशय के अंदर। कहां होता है? अंडाशय के अंदर। नर युग्मक कहां से बनते हैं? परागकण से। परागकण फिर वर्तिकाग्र पर जाता है, फिर पराग नलिका बनती है जो बीजांड के अंदर जाती है, वहां निषेचन होता है। यहां निषेचन भी दो होते हैं, द्विनिषेचन होता है। एक निषेचन तो कैसा होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक बीजांड, अपने बीजांड के अंदर निषेचित होते हैं। जो दूसरा बचता है ना, वो 2 अध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर निषेचित होता है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। पराग नलिका का निर्माण होता है पराग कणों से, वर्तिका से, परागकण के अंकुरण से। अब देखो, पराग नलिका का मुख्यतः निर्माण तो परागकण के अंकुरण से ही होता है। किससे होता है? अंकुरण से ही होता है। परागकण के अंकुरण से वर्तिकाग्र पर आया परागकण, यहां से अंकुरण हुआ, फिर एक नलिका फूटी। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, पादपों में त्रिसंलयन होता है। त्रिसंलयन होता है, पादपों में त्रिसंलयन होता है। देखिए 2 नर युग्मक, 1 मादा युग्मक, ये तो हो गया एक बार। ये पीछे बचाना, ये 2 केंद्रकों से और मिलता है, तो 1 2 3 कितनी बार संलयन हुआ? 3 बार हुआ। किस में होता है? भ्रूण कोश में होता है। ध्यान रखना, त्रिसंलयन होता है किस में होता है? भ्रूण कोश के अंदर होता है। अगर आपको अंडाशय दे दे तो भी वह सही है, ठीक है ना। मेनली किस में होता है? भ्रूण कोश के अंदर। निषेचन के पश्चात अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? सबको पता है, फल में। और बीजांड किस में परिवर्तित होता है? तो बीज में। पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में किस ताप पर संग्रहित किया जा सकता है? लंबे समय तक अगर रखना है, भाई पुष्पों की और अलग अलग पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित करने का काम करते हैं ना। कितना टेम्परेचर है? -196। कितना? -196। 18वां, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब है आवर्त बीजी, यानी जिसके बीज के ऊपर आवरण मौजूद है, में होने वाले त्रिसंलयन में द्वितीय नर युग्मक का संलयन किसके साथ होता है?
दो केंद्रकों के साथ होता है, ठीक है। ध्रुवीय केंद्रक, कैसे केंद्रक होता है? ध्रुवीय केंद्रक, ध्यान रखना, ध्रुवीय केंद्रक। पराग कण है रे अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद, अपरिपक्व नहीं होता रे, परिपक्व भी नहीं होता, कैसा होता है? आंशिक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। परागकण क्या है? आंशिक परिपक्व होता है, ध्यान रखना, न तो परिपक्व है न अपरिपक्व है। कैसा है ये? आंशिक परिपक्व है। कैसा है? आंशिक परिपक्व है। सब्जियां उत्पन्न करने वाले पादपों की ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का मतलब एक पादप के ऊपर दूसरा पादप नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये छोटे होते हैं, इनके तने पतले होते हैं, लचीले बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतर कैसे होते हैं? शाकीय पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं? शाकीय पादप होते हैं, इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों में भ्रूण कोश होता है, एक गुणित होता है, द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है। तो एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों के अंदर अभी जस्ट अपन ने बात करी थी, संलयन कितना होता है? त्रिसंलयन होता है। कितना संलयन होता है? त्रिसंलयन। तो गुणित भी कितना रहे? 3। वृषण कोश में उदर गुहा की, पादप खत्म रहे, नर जनन तंत्र, उदर गुहा की तुलना में कितना तापांतर होता है? मैंने नोट्स में बताया था 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां कहीं है क्या? नजदीक वाला कौन है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर देखो, यदि वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल, किसी वृषण में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषण पालिका पढ़ा ना, वृषण पालिका पढ़ा नहीं पढ़ा रे? इस वृषण पालिका को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ध्यान रखना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। वृषण पालिका को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर शुक्राणु का निर्माण होता है, सेमनीफेरन ट्यूब, शुक्र जनन नलिका या नर जन्म कोशिका। तो ध्यान रखना, सेमनीफेरस ट्यूब और शुक्र जनन नलिका एक ही नाम है। ये कहां पाई जाती है? वृषण पालिका में पाई जाती है। ध्यान रखना, कहां पाई जाती है? वृषण पालिका में। वृषण पालिका में शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका में 2 कोशिकाएं, एक तो नर जर्म कोशिका, एक सर्टोली कोशिका। एक नर जर्म कोशिका, एक सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका शुक्राणु बनाती है, सर्टोली कोशिका उनको पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सब की सब है शुक्राणु का निर्माण, सेमनीफेरस, शुक्र जनन, ठीक है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी कोशिका? नर जर्म कोशिका नहीं, शुक्राणु बनाती है। सर्टोली कोशिका बिल्कुल शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। लीडिंग कोशिका, ये ध्यान रखना, ये वृषण पालिका के बाहर होती है, वृषण पालिका के बाहर होती है। और क्या काम करती है? एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। कौन करती है? लीडिंग कोशिका। इस लीडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका भी कहते हैं, ध्यान रखना, लीडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका भी कहते हैं। लीडिंग कोशिका को कौन सी कोशिका कहते हैं? अंतराली कोशिका भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन, ध्यान रखियो, एंड्रोजन या पुंजन हार्मोन स्रावण कौन सी? लीडिंग या अंतराली। शुक्राणु का परिपक्वन तथा उनका संग्रहण कहां होता है? वृषण में होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है, अधिवृषण में होता है या शुक्राशय में? तो ध्यान रखना रे, शुक्राणुओं का परिपक्वन, उनका संग्रहण का होता है अधिवृषण में। एपिडिडिमिस, क्या नाम है? एपिडिडिमिस, क्या नाम है? एपिडिडिमिस 6 मीटर तक लंबी होती है अधिवृषण पालिकाएं, ठीक है ना, यानी अधिवृषण की लंबाई। मनुष्य में एपिडिडिमिस अधिवृषण, ये लो कितना रे? 6। कितना? 6। कितना हो गया? 6 हो गया। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्पर्म का कितना भाग, यानी वीर्य का कितना भाग निर्मित किया जाता था? ध्यान रखना, 15 से 25%। कौन सी ग्रंथि रे? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि, 15 से 25%। अगला देखो, शुक्राशय द्वारा, प्रोस्टेट तो था 15 से 25, शुक्राशय कितना करता है? 40 से 80। कितना करता है? 40 से 80। प्रोस्टेट 15 से 25, शुक्राशय 40 से 80, ठीक है। वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? शुक्र जनन नलिका। कौन है? शुक्र जनन नलिका।
यूट्रस मैस्क्यूलाइनस क्या है? ये किसका नाम है? देखो, शुक्राशय को कहते हैं यूट्रस। क्या नाम है इसका? यूट्रस मैस्क्यूलाइनस। किसका नाम है? शुक्राशय का नाम है। ठीक है, इस सवाल आयोडा है, इनवादरलियोडा है। ठीक है, फिर प्रोस्टेटिक द्रव वीर्य का कितना? प्रोस्टेट ग्रंथि होगी ना रे, और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने को पता है कितना बता, 15 से 25%। ठीक है, 15 से 25 नहीं है, 15 से 30%। मतलब प्रोस्टेटिक द्रव स्पर्म का कितना परसेंट होता है? अभी अपन ने पढ़ा 15 से 25, है ना। यहां पे 15 से 30 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है लीडिंग कोशिका उद्दीपक हार्मोन कौन सा है? एफएसएच है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच है, ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन, या दोनों के साथ में है, तो कौन सा हो रहे? एलएच। कौन सा हार्मोन है? एलएच। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन। शुक्र जनन पूर्ण होने में समय लगता है, ध्यान रखियो, एक पूरी लंबी प्रोसेस होती है, उसमें टोटल इतना टाइम लगता है 74 दिन का। कितने दिन का लगता है? 74 डेज का। एक पूरी लंबी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग वगैरह होता है। ठीक है ना, गूगल पे सर्च करना, 4-5 पाना थाना इन प्रोसेसिंग में ला जाए। ठीक है, तो 35 में क्या है? 74, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है अपने को? शुक्र जनन के लिए आवश्यक विटामिन। ये ध्यान रखना रे, अच्छा सवाल है, पूछ सकते हैं। शुक्र जनन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? ए और ई। ये तो अपन ने पढ़ा ही है, अपने को पता ही है, साथ में ए वाला और है। ठीक है ना, तो शुक्र जनन के लिए विटामिन कौन सा काम में आता है? ए और ई। कौन सा आता है? ए और ई। फिर देखो, वीर्य में फाइब्रिनोलाइसिस का श्रावण कौन करता है? शुक्राशय करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि करती है, काउपर्स ग्रंथि करती है, या बार्थोलिन ग्रंथि करती है? तो कौन करती है? वीर्य में फाइब्रोनोलाइसिन का श्रावण कौन करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। क्या करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये क्या करती है? ये जो है फाइब्रिनोलाइसिन, ये क्या करता है? स्पर्म के वीर्य स्कंदन को रोकता है। वीर्य स्कंदन को क्या करता है? रोकता है। वीर्य स्कंदन को क्या करता है? रोकता है। कौन रोकता है? फाइब्रिनोलाइसिन। कौन साबित करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन करती है रे? प्रोस्टेट ग्रंथि। मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का ध्यान रखियो, ब्यूटी हार्मोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ब्यूटी हार्मोन। क्या कहते हैं? ब्यूटी हार्मोन। एस्ट्रोजन को कहते हैं। किससे बनता है? ग्राफियन पुट्टिका से बनता है। ग्राफियन पुट्टिका क्या करती है? अंड का उत्सर्ग करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। अंड उत्सर्ग के बाद ये ग्राफियन पुट्टिका कॉपर्स ल्यूटियम में बदल जाती है। ठीक है ना, और कॉपर्स ल्यूटियम में बदलने के बाद ये जो कॉपर्स ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रॉन का स्रावण करता है। किसका? प्रोजेस्ट्रॉन का स्रावण करता है। तो एस्ट्रोजन का श्रावण कौन करेगा? ग्राफियन पुट्टिका। ग्राफियन पुट्टिका अंड उत्सर्ग के पश्चात में कॉपर्स ल्यूटियम में बदल जाती है, और ये कॉपर्स ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन का श्रावण करती है। इस प्रोजेस्ट्रॉन को क्या कहते हैं? गर्भ हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखियो, क्या कहते हैं? गर्भ हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन का श्रावण कौन करता है? कॉपर्स ल्यूटियम। कौन करता है? कॉपर्स ल्यूटियम। फिर रिलैक्सिन हार्मोन का श्रावण कौन करता है? ध्यान रखियो, प्लेसेंटा। कोई अंडा से मत कर देना। रिलैक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? प्लेसेंटा स्रावित करता है। फिर देखो, अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन है, अभी अपन ने जो पढ़ा था वो एलएच था, अभी ये है एफएसएच प्लस एलएच। कौन सा है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन। हमने पढ़ा था अंतरस्रावी तंत्र के अंदर, इन दोनों को पढ़ा था। अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन कौन है? दोनों है, एफएसएच प्लस एलएच। मादा जनन वाहिनी में शुक्राणु को योक्तार्जन हेतु कितने समय तक रुकना आवश्यक है? योक्तार्जन हेतु कितने समय तक मादा जनन वाहिनी, शुक्राणु प्रवेश कर गया, अब वह कितने टाइम तक वो उपस्थित रहे ताकि आगे की प्रोसेसिंग हो सके, यानी गर्भ लग सके? कौन सा है? 4 से 6 घंटे। युक्ता से मिलने के लिए, युक्ता से मिलने के लिए कितना टाइम लगता है उसको? 4 से 6 घंटे। गर्भ हार्मोन कौन सा है? अभी बताया था, प्रोजेस्ट्रॉन।
मानव रज चक्र का समय कितना होता है, सबको पता है 28 डेज, 29, किसी किसी में 35, लेकिन नॉर्मल कितना है रे, 28 दिन। मनुष्य में निषेचन होता है, कहां होता है, अंडकोश में, वेजाइना में, देह गुहा में, या फेलोपियन नलिका। कौन सी नलिका रे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। किस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। किस हार्मोन की कमी से महिलाओं में गर्भपात की संभावना रहती है, तो यह भी कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि इसको तो अपन ने ब्यूटी हार्मोन कहा है। गर्भ हार्मोन तो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफियन पुट्टिका द्वारा निर्मित स्रावित संरचना है। अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफियन पुट्टिका किस में बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। किस में बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ये तुम्हारे जनन तंत्र हो गया भाई कंप्लीट, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल हैं, और भी अच्छे अच्छे आपको और कहीं मिले, कहीं किताबों में, गाइडों में, उनको भी पढ़ना। मैं नहीं कहता कि भाई इसको पढ़ो सिर्फ, ठीक है ना, लेकिन ये सार है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल है, इसमें से आ जाएंगे। थ्योरी भी आप लोगों को बहुत अच्छी करवा रखी, ठीक है ना। तो कोशिश यही है कि आज शिवरात्रि की इस पावन पर्व पर अपन इसको पूरा फिनिश कर दे, ठीक है। कुछ एक चीजें हैं, मैं आपको समय समय पर टेलीग्राम पे भेजता रहूंगा 25 तक, उनको पढ़ते रहना, ठीक है ना। आज अपने इसके बाद का लास्ट वीडियो आएगा, जो अपन का होगा रे भोजन के अवयव, विटामिन, प्रोटीन वगैरह से संबंधित, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम से जुड़े रहना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। 25 तारीख तक आपको ढंग की चीज़ें मैं भेजता रहूँगा। कुछ एक नोट्स है, या कुछ एक कोई सवाल हो गया, कहीं कोई भी मिला मान लो, तो मैं आपको उस टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, ठीक है, अगली क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।